नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। चुनाव से पहले बजट का हुआ विरोध तेज। निर्वाचन आयोग से मिले कांग्रेस समेत 8 दल, शिवसेना का मिला साथ। तारीखों में बदलाव से सरकार का इनकार। अखिलेश यादव के पक्ष में आए 200 से ज्यादा विधायक। हलफनामे पर किए दस्तखत। दोनों खेमों को सोमवार तक चुनाव आयोग में देना है जवाब। दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संविधान पीठ में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना स्पष्ट होनी चाहिए स्थिति। अगले चुनाव से पहले आ जाएगा फैसला। राष्ट्रपति ने जताई अस्थायी मंदी की संभावना। सरकार को गरीबों का खास ख्याल रखने की नसीहत। नोटबंदी पर पहला सार्वजनिक बयान। केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए सीबीआई ने डाला दबाव। वीआरएस के लिए लिखी चिट्ठी। और देखते हैं पहली खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश करने के मसले पर कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। शिवसेना ने भी बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। चुनाव से पहले बजट पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन दलों ने कहा कि आयोग 8 मार्च के बाद बजट पेश करने का आदेश दे। 8 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा। अगर सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या नेशनल लेवल की हो, अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाभ होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। For the budget may have some populist schemes which will have an impact among the voters. So in order to ensure a fair and free election, we requested the intervention of the election commission. विपक्षी दलों के साथ एनडीए के घटक दल शिवसेना ने भी बजट की तारीख बदलने की मांग की है। जो घोषणाएं होती है बजट में, वो हमेशा पॉलिटिकल घोषणा होती है। उसको तो सब लोग विरोध करेंगे और फिर एक बार सदन नहीं चलेगा, हंगामा होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि बजट पेश करने की तारीख का फैसला चुनावों के ऐलान से पहले ही हो गया था, इसलिए बजट तय समय पर ही पेश होगा। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से भी दखल की मांग की है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर गौर करने का भरोसा दिलाया है। 2012 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च को पेश किया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उधर पीटीआई के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच हो सकता है। 8 मार्च को 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 11 मार्च को मतगणना संपन्न हो जाएगी। और जिस तरीके से विवाद चल रहा है बजट और चुनाव की तारीखों का, इसको लेकर क्या कुछ संवैधानिक मान्यताएं हैं और क्या कुछ कहा गया, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीके अग्निहोत्री हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। स्वागत है आपका। बजट की तारीख और चुनाव की तारीख अगर एक साथ मैं कहूँ मिक्स मैच हो रही हैं, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, इससे पहले कि प्रेसिडेंट्स क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट की इसमें तो खैर बात अलग है, लेकिन इसमें देखना ये है कि अब जब अधिसूचना जारी कर दी है निर्वाचन आयोग ने जी, तो ये अपेक्षा की जाती है सरकार से कि वो एक नो ऑब्जेक्शन के लिए लिखें। और सरकार की दलील ये हो सकती है कि ये जो अभी कहा भी गया कि ये तो निर्णय हमने पहले ही ले लिया था
और दूसरा ये कि ये कोई किसी स्टेट का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है। इलेक्शन तो सिर्फ 4-5 स्टेट में ही 5 स्टेट में ही हो रहे हैं, ये उनकी दलील होगी। लेकिन अगर सरकार इलेक्शन कमीशन के पास जाती नहीं है तो जिस तरह की ये आपके विपक्षी दलों ने मांग करी इलेक्शन कमीशन से, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इसका स्वतः संज्ञान लेके और एक कारण बताओ नोटिस गवर्नमेंट को भेजे कि भाई ये हमारे पास ऑब्जेक्शंस आए हैं लोगों से, इस पर आपकी क्या विचार है। तो खैर गवर्नमेंट अपना विचार देगी। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि इसमें कोई हमको कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक है, तो फिर बात ख़त्म हो गई वहीं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ अपना निर्णय देता है कि इसको कुछ आपको देखने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, तब सरकार के पास 2 विकल्प हैं। एक तो जैसी मांग हो रही है कि उसको 1 फरवरी से हटा के आप 11 मार्च के बाद, 11 मार्च के 9 मार्च को कर दीजिए। आखिरी जो वोटिंग उसके बाद कर 9 मार्च को पेश हो जाए या हाँ 9 मार्च को पेश हो सकता है, क्योंकि 8 को आखिरी तारीख है इलेक्शन की, और 8 तारीख को वैसे प्रेसिडेंट 8 तारीख से भी हो सकता है, क्योंकि 8 पहले दिन तो सिर्फ राष्ट्रपति का भाषण होता है, जिसमें कि जो पिछले साल हुआ है उसी की बात होती है, आगे की बात तो होती नहीं। तो वो एक तो वो है। दूसरा ये है कि इसके भी कुछ प्रेसिडेंट्स हैं कि एक तो ये कि जब इलेक्शन ईयर होता है तब तो 2 बजट प्रेजेंट होते हैं। एक अंतरिम बजट बोला जाता है जो कि बाहर जारी, जो गवर्नमेंट जिसका काल खत्म हो रहा है वो प्रेजेंट करती है, और एक जो नई गवर्नमेंट आती है। इसमें यह भी हुआ है कि दोनों गवर्नमेंट एक ही हों, कि जो जा रही वो भी वही है और आ रही है वो भी वही हो जाती है बाद लेकिन में। यहाँ पर लेकिन अगर ये गवर्नमेंट का काल तो समाप्त हो नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या 2 बजट प्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसके बारे में कॉल एंड शक्दर में लिखा है कि हाँ 2 बजट माने 2 फाइनेंस बिल्स करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब सरकार बदल रही हो तभी 2 बजट आए, अगर एक ही सरकार है तो भी 2 बजट आ सकते हैं। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि ये 1 फरवरी के बाद कहाँ से शुरू हुई। वैसे सरकार ने बजट की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाने की इनोवेशन का काम किया है। एक तो रेल बजट को उन्होंने जनरल बजट से मिला दिया। दूसरे इनके विचार जो चल रहे हैं कि हमारा बजट का फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से मार्च से हटा के जनवरी से दिसंबर किया जाए, तो उस पर अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। 1 फरवरी कहाँ से आई? 1 फरवरी मेरे समझ में ये जीएसटी बिल के चक्कर में कि उसको 1 अप्रैल से लागू करना है, तो उस पर ज़रा कुछ डिस्कशन होकर पास हो जाए तो शुरू हो जाएगा। लेकिन जीएसटी बिल पर अभी तक कुछ सहमति बनती दिख नहीं रही है। इसलिए अगर उसमें भी 15 तारीख को शायद मीटिंग उनकी दूसरी है, 19 को या कभी है, तो अगर सहमति नहीं बन रही है तो उसको आगे बढ़ाने में भी ऐसा कोई वो गवर्नमेंट को कोई खास नुकसान तो होने वाला नहीं है। जो विपक्षी दल हैं उनकी 2 दलीलें हैं कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जब बजट पेश होगा और जो कि चुनाव की तारीख यानी कि उसके फेज से पहले से शुरू होगा, वहाँ पर सरकार कई घोषणाएं करेगी जाहिर है, और उन्हें वो बजट का हिस्सा बताएगी, जिसका सीधा लाभ चुनावी राजनीति में ले सकती है। और दूसरा ये कि जब 2012 में इसी तरह की पोजीशनिंग हुई थी तो जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा था जो कि चुनाव के दरमियान आ रहा था, उसको चुनाव की तारीखों के बाद किया गया था, शिफ्ट किया गया था। तो वो फिर इस बार क्यों नहीं? संवैधानिक लिहाज से अगर मैं कहूँ, क्या कुछ इस तरह के प्रावधान है? ऐसा है कि नहीं, संविधान के हिसाब से तो इतना ही है कि आप जब भी बजट प्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ संविधान नहीं कहता है। संविधान क्या एक कानून है जिसके हिसाब से जब आप बजट प्रेजेंट करते हैं, जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं, वो फाइनेंस बिल जो है 75 दिन के अंदर प्रेसिडेंट का एसेंट लेके पास हो जाना, पास होकर प्रेसिडेंट का उसको एसेंट मिल जाना चाहिए 75 दिन। तो वही एक रिक्वायरमेंट है और आगे पीछे आप करते रहे। लेकिन पहले भी अगर जो हुआ है उसमें एक तो ये था कि 28 फरवरी से उठा के उन्होंने 12 मार्च कर दिया, सिर्फ 12 दिन का अंतर था उसमें और कोई बात नहीं। लेकिन ये पहला पार्ट और दूसरे पार्ट की बात नहीं बनती है, क्योंकि पहला पार्ट माने आपने बजट तो प्रेजेंट कर ही दिया, बाकी तो सब चर्चा हो रही है, ज़्यादा थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन होंगे अगर कुछ डिमांड आई इधर उधर से, लेकिन उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
कि आपने बजट प्रेजेंट कर दिया और सेकंड पार्ट को आपने शिफ्ट कर यानी दिया। सब कुछ अब सेकंड पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग को तय करना होगा। चुनाव आयोग की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है इसमें, तो ये देखना होगा क्या होगा। इसके अलावा अब ये जब इलेक्शन का टाइम है तो हमारे समय सभी लोग को ये भी होगा कि जाके प्रचार करना होगा उस टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर जब जितना भी समय मिलता है उसको करना होगा। तो उनको भी ये होगा, बाकी लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को भी होगा कि थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। लेकिन इसलिए तो खैर टाइम मिल ही जाएगा, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो तो 9 तारीख को बंद कर देना है, तो टाइम मिल जाएगा। सिर्फ 4 तारीख को जो इलेक्शन होना है और जो 4 को होना, बस उसी में थोड़ा रह जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। देखिए RSTV विशेष सोमवार से शुक्रवार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम गुट में दूरियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस के बाद अखिलेश यादव खेमा विधायकों और सांसदों के समर्थन के हलफनामा जुटाने में लगा हुआ है। तो लखनऊ में हुई बैठक में करीब 200 विधायकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में हलफनामे पर दस्तखत किए। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुट गए हैं। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। विधायकों, सांसदों और नेताओं से अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र लेने का काम शुरू हो गया। करीब 200 विधायक खुलकर अखिलेश के साथ आ गए हैं। निर्वाचन आयोग जो तय करेगा वो ठीक है। अभी हम लोग, हमारा चुनाव निशान भी अखिलेश यादव है, हमारा चेहरा भी अखिलेश यादव है। मीटिंग में दिशा निर्देश, राय मशवरा और जो भी चुनाव को लेकर है रणनीति वो तय कर दी जाएगी। और शिवपाल जी तो दिल्ली पहुंच गए, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारे नेता हैं। बीजेपी का दावा है कि उसे समाजवादी पार्टी में जारी विवाद का चुनाव में फायदा मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस ने किसी दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज किया है। कौन लोग किससे बात करेंगे और वो लोग किससे बात करेंगे, तो करनी तो चाहिए। तो ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं हुई है। इनके झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलने वाला है 11 मार्च को, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये चाहती है कि ये कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्ति मिले। इस बीच अखिलेश यादव ने देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्षों को बहाल कर दिया है और उन्हें पार्टी को मजबूत करने को कहा है। इन सभी जिला अध्यक्षों को शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हटा दिया था। नेताओं को ये भी नहीं पता कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। साथ ही पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी चुनाव में वैलिड रहेगा या नहीं, ये भी नहीं मालूम। और ये सब तब जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पार्टी में जारी विवाद के बीच आज फिर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अशोक रोड स्थित अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा शामिल हुए। माना जा रहा है कि इसमें पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले उन्होंने सोमवार को दिल्ली में ही निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी के दोनों ही गुटों को 9 जनवरी तक हलफनामे देने हैं, जिसमें दोनों गुट अपने समर्थक नेताओं की सूची और शपथ पत्र सौंपेंगे। हालांकि पार्टी में कुछ नेता दोनों गुटों में सुलह कराने में अभी भी जुटे हुए हैं। और ताज़ा अपडेट के लिए इस वक्त लखनऊ से कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, लगातार दावेदारी हो रही है, चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर हलफनामे पर दस्तखत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अभी भी
सुलह की जो कोशिश है वो भी जारी नजर आती है। क्या है ये आज की ताज़ा खबरें? जी हाँ कविंद्र, लगातार बदलते घटनाक्रम में जहां सुबह तक लग रहा था कि हो सकता है कि पार्टी फॉर्मली स्प्लिट हो जाएगी, वहीं एक कोशिश, आखिरी कोशिश शायद सीनियर लीडर जो समाजवादी पार्टी के हैं आजम खान, वो एक करना चाहते हैं। एक बार फिर से पिता पुत्र को आमने सामने लाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला पर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कितना सार्थक होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि बातें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। जिन शर्तों के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़े हैं, जैसे कि अमर सिंह का तुरंत निष्कासन पार्टी से, शिवपाल का नॉन इंटरफेरेंस, और साथ ही जो टिकट वितरण पर एकाधिकार जो चाहते हैं, उन सारी मांगों पर मुलायम सिंह कितना अग्री करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक आखिरी एफर्ट होने जा रहा है जहां आजम खान पिता और पुत्र के बीच वार्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जी कविंद्र। शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। उधर चुनाव तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जल्द होगा। बीएसपी ने पहली सूची में 100 में से 36 सीटों पर मुस्लिम जबकि 17 पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी उतारे हैं। मायावती ने मंगलवार को ही कहा था कि बीएसपी के सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। मायावती ने बीएसपी पर जातिवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 11 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग होगी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पूर्व सैनिकों का साथ मिला है। 1 साल से जंतर मंतर पर धरना देने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की मांगों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कही। कांग्रेस को ओआरओपी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह का साथ मिला है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने चुनाव में पूर्व सैनिकों के समर्थन का भरोसा जताया। रेवाड़ी में वायदा किया, एश्योरेंस दी कि हम अगर हमारी सरकार 2004 में आ जाती तो आज 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल ही ना उठता। ये बोला था आज के प्रधान सेवक जी ने। इस मौके पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पूर्व सैनिकों के लिए किए कामों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की 21 मांगों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। There are 21 issues which we are putting in our manifesto for ex-servicemen. I'll just read them through. War jagirs are there, improvement of sane rest houses, non-payment of cash incentives, honoring gallantry award winners and ex-servicemen. अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में भी जवाब दिया। वो नवजोत जी आ रहे हैं, उनकी आज वाइफ का भी बयान आया अखबारों में कि he is joining us in the next couple of days and he will be fighting अमृतसर ईस्ट। बुधवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसके बाद सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में तेजी से सुनवाई करेगा और इसके लिए जल्द ही संविधान पीठ का गठन होगा और अगले चुनाव से पहले फैसला आने की उम्मीद है। पीठ इन सवालों पर सुनवाई करेगी कि गंभीर अपराधों में जिन पर आरोप तय हो गए हैं उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए या फिर नहीं। वहीं ट्रायल में केस स्तर पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म की जा सकती है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर किसी भी गंभीर अपराध में सजा होती है तो वो शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता और जनप्रतिनिधियों की सदस्यता खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक सुस्ती आएगी। हालांकि उन्होंने माना कि इससे काले धन और करप्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को नए साल के मौके पर संबोधित करते हुए ये बात कही। नोटबंदी पर राष्ट्रपति का ये पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने गरीबों की दिक्कतें दूर करने की नसीहत भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि सीबीआई उन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रही थी। उधर सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
अरविंद केजरीवाल के करीबी नौकरशाह रहे राजेंद्र कुमार ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से वीआरएस की मांग की है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया। और भी रास्ते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। मैं उन रास्तों को ढूंढूंगा, चलूंगा। राजेंद्र कुमार के आरोपों के बाद सीबीआई की तरफ से बयान जारी किया गया। एजेंसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राजेंद्र कुमार ने अलग अलग पदों पर रहते हुए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और उनके आरोप केस को कमजोर करने की कोशिश है। इस मामले में राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों देश में लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू हैं और ये आज से नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही। आरोपी होने के बावजूद उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ऑफिस में रखा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। तभी से सवाल उठना हो गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोधी हैं या समर्थक हैं। राजेंद्र कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव थे। उन्हें सीबीआई ने पिछले साल जुलाई में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले 50 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने राजेंद्र कुमार से कई बार पूछताछ भी की थी। जिस तरह से राजेंद्र कुमार ने पहले वीआरएस की मांग की और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता की सेवा करने की बात कही, उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नोटबंदी और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के मुद्दे पर टीएमसी ने आज लगातार तीसरे दिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए तो दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे टीएमसी के 30 से ज़्यादा सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में आज गृहमंत्री से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस के नेता कोलकाता से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर सांसद साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ कार्यालय पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कलकत्ता में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। Against Prime Minister Narendra Modi's demonetization and not political vendetta against Trinamool Congress people. So we are protesting and such protest will go on. It is told by Supreme Court that CBI is a case parrot, speaks for his master. Now master is Narendra Modi, CBI is working for him. टीएमसी ने अपने सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई पर भी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता में बीजेपी के दफ्तरों और कार्यालयों पर हमले किए गए। इसी मुद्दे पर बंगाल इकाई के बीजेपी नेताओं ने गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ममता जी बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को क्यों भेज रही तृणमूल के। दरअसल चिटफंड रोज वैली घोटाले में शनिवार को पहले टीएमसी के सांसद तापस पाल और बाद में मंगलवार को सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी सांसदों पर शिकंजा कसने के बाद से ही टीएमसी सड़कों पर उतर आई। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भागीरथी इको संसदीय जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी न मिलने पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्यों के विकास में रोड़े अटका रहा है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश में है। उत्तराखंड के भागीरथी मास्टर प्लान को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने का विरोध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। हमारे मास्टर प्लान को रस्सी का टुकड़ा बना करके उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्शन का अर्थ है कि भागीरथी नदी घाट क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र के सामने 9 सूत्रीय मांग भी रखी है। हमारी जो ग्रीन बोनस की बात है, नमामि गंगे में जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं, उसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म कर दिया गया। इस तरह के 9 मांगों को लेकर के
केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठा रही है। पार्टी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही भागीरथी के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये मास्टर प्लान सौंपा था। इसमें 10 छोटी पन बिजली परियोजनाएं लगाने की बात थी। केंद्र का कहना है कि मास्टर प्लान अधिसूचना के मुताबिक तैयार नहीं हुआ है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तरफ तो इस पर्वतीय राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का केंद्र सरकार पर आरोप है, तो दूसरी तरफ इस चुनावी वर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एकजुटता का मुजाहरा भी। कैमरामैन सुदीप्तो दास के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर में खास आयोजन किए जा रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारों में विशेष अरदास और शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। जगह जगह पर लंगर लगाए गए। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में प्रकाश उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इसकी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। समारोह में शिरकत करने के लिए देश विदेश से करीब 5 लाख श्रद्धालु पटना पहुंचे। यहां हुए समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उन्होंने विशेष डाक टिकट जारी किया और गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए रास्तों पर चलने की अपील की। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद न हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे। उन्होंने इस भव्य जो आयोजन है जो नीतीश कुमार ने किया उसके लिए उनकी बहुत तारीफ की और साथ ही दशमेश पिता की जो शहादत है उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी शहादत ना कभी किसी ने दी और ना ही शायद कभी कोई दे सकेगा। तो क्योंकि उसी शहादत की वजह से, वही सैक्रिफाइस की वजह से आज हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो जिंदा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने समाज में बदलाव के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को याद किया। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ आरंभ किया। इस अवसर का लाभ उठाकर हम सर्वंशदानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवनी, उपदेशों, विचारों और कृत्यों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और बेहतर और खुशहाल बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। उन्होंने ही खालसा पंथ और पंच प्यारों की स्थापना की। परोपकार, त्याग और शौर्य की मिसाल गुरु गोविंद सिंह जी का साहित्य में भी लगाव था, जिससे उन्हें संत सिपाही भी कहते हैं। रवलीन कौर अरोड़ा, राज्यसभा टीवी, पटना।